हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी के इन्फो ट्यूबर। फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश लिटरेचर के अंदर इंडियन राइटर्स के बारे में थोड़ा सा जिक्र करने जा रहे हैं। तो इसमें जैसे हमने सेकंड ग्रेड का नया सिलेबस आया है, तो पहले उन्होंने बताया नहीं था कि इंडियन राइटर्स में से कौन कौन से पूछे जाएंगे, लेकिन इस बार उन्होंने क्लियर कट बता दिया है कि कौन सा राइटर या कौन सा पोइट है वो आपके इसके अंदर लगाया गया है। तो इसमें तोरू दत्त के बारे में आज हम जानेंगे। तोरू दत्त भी एक बंगाल कलकत्ता के अंदर पैदा हुई थी, एक पोइट थी। तो इन्होंने भी थोड़ा सा योगदान अपना दिया था। हालांकि इनकी डेथ है वो 21 वर्ष की एज में हो गई थी, बहुत छोटी सी एज में इनकी डेथ हो गई थी। लेकिन इनके बारे में जानना फिर भी बहुत ज़रूरी है। कुछ एक वर्क्स इनके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आज हम पढ़ेंगे तोरू दत्त के बारे में। बेसिकली क्या था कि तोरू दत्त है वो बंगाल के अंदर पैदा हुई थी। उसके बाद में जैसे ये बंगाली फैमिली के अंदर थी, उसके बाद में इन्होंने अपना क्या किया था कि अपना जो धर्म है वो कन्वर्ट कर लिया था, ईसाई बन गए थे ये बाद में, जब ये 6 साल की थी। उसके बाद में ये जब 13 साल की हुई तो ये यूरोप में चले गए थे, और यूरोप में जाने के बाद 4 साल उन्होंने यूरोप में लगाए। और यूरोप से आने के बाद इनको यहाँ आकर के मतलब इस कल्चर के साथ मेल खाना बहुत मुश्किल लगता था। तो इनका जन्म बंगाल में हुआ था, और इनके पिता थे गोविंद चंद्र दत्त और उनकी माता थी राम बागान दत्त। आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा। उनके पेरेंट्स भी लिखने का ही काम करते, राइटिंग्स का काम करते थे। और ये क्या था, बेसिकली 3 भाई बहन थे। ये 3 भाई बहनों में इनकी एक बड़ी बहन थी अरु, और इनके भाई थे अब्ज, और ये सबसे छोटी थी घर में तोरू। तो इनकी शिक्षा है वो बाहर नहीं हुई। इनके जो शिक्षक थे उनका नाम था शिव चंद्र बनर्जी। जैसे आपने देखा होगा बंगाल के अंदर ज़्यादा बनर्जी मिलते हैं, शिव चंद्र बनर्जी। तो इन्होंने क्या किया था, इनको घर के अंदर ही शिक्षित किया था। ये भी एक टीचर थे, और इनके जो फादर थे उनके फ्रेंड थे, तो इन्होंने इसको घर पे शिक्षित किया। और इन्होंने फ्रेंच, बंगाली तो ये बंगाल से थी तो इसलिए बंगाली तो इनको आती थी, अंग्रेजी सीखी, संस्कृत सीखी और फ्रेंच लैंग्वेज। इन्होंने 3-4 लैंग्वेज सीखी। और बाद में बहुत छोटी सी एज में है वो, इनकी 21 साल की, मात्र 21 साल की एज में इनकी डेथ हो गई थी। तो इन्होंने कुछ एक वर्क लिखे हैं, उनके बारे में हम जानेंगे थोड़ा सा। और मैं इनके बारे में बता देती कि इन्होंने क्या कुछ किया था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके बारे में कि इनका जो बर्थ है वो कब हुआ था, 4 मार्च और 1856 को। 4 मार्च 1856 को बंगाल कलकत्ता के अंदर ये पैदा हुई थी, एक बंगाली फैमिली के अंदर। और इनकी डेथ हो गई थी 30 अगस्त 1877 को, अगस्त के अंदर हुई थी, और कलकत्ता में ही हुई थी वो भी। लेकिन इनकी डेथ है वो तपेदिक से हुई थी। जब ये यूरोप से वापस आई, उसके बाद थोड़ा सा टाइम यहाँ बिताया वापस इन्होंने, तो उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी। तो ये क्या थी, बेसिकली शी वॉज अ बंगाली ट्रांसलेटर। बंगाली ट्रांसलेटर थी, क्योंकि ये ज़्यादातर क्या करती थी, जो भी अपने वर्क्स हैं उनको ट्रांसलेट करती रहती थी। पोइट फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। और कहाँ से थी ये, ब्रिटिश इंडिया से। हु रोट इन इंग्लिश एंड फ्रेंच। और इन्होंने ज़्यादातर क्या किया था, इंग्लिश और फ्रेंच के अंदर लिखा। मेनली इनके जो वर्क्स हैं वो इंग्लिश या फ्रेंच में आपको मिलेंगे। शी इज़ अमंग द फाउंडिंग फिगर ऑफ इंडो एंग्लियन लिटरेचर अलॉन्ग साइड, जैसे सरोजिनी नायडू है इंडो एंग्लियन, और उसके बाद मनमोहन घोष है, एक डेरेजियो जो है हेनरी डेविड डेरेजियो, तो उनके साथ की मानी जाती हैं ये। शी इज़ नॉन फॉर हर वॉल्यूम ऑफ पोइट्री इन इंग्लिश। और इनको सबसे ज़्यादा याद किया जाता है, तो इनकी काव्य संग्रह के लिए याद किया जाता है। एक वॉल्यूम था इनका, उनके लिए बहुत याद किया जाता है। हर पोइम एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ लोनलीनेस। और इनकी पोइम्स में ज़्यादातर आपको कौन से थीम देखने को मिलेंगे, लोनलीनेस, जिसके अंदर अकेलापन बहुत ज़्यादा। अकेलापन इसलिए क्योंकि वो घर पे रही थी और घर पे ही उनकी एजुकेशन हुई थी, इस वजह से लोनलीनेस बहुत दिखाई देता है इनकी पोइम्स के अंदर। लॉन्गिंग मतलब एक लालसा, पैट्रियटिज्म एंड नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया मतलब बचपन की यादों से जुड़ी हुई इनकी कुछ पोइम्स हैं। उसके बाद क्या हुआ था कि तोरू दत्त है वो डाइड एट द एज ऑफ 21 इन कलकत्ता। तो ये कलकत्ता के अंदर इनकी डेथ हो गई थी जब ये 21 साल की थी। और इनकी डेथ है वो किससे हुई थी, तपेदिक से। और इनके जो भाई बहन थे उनकी भी बहुत जल्दी डेथ हो गई थी। इनकी बहन जो थी, इनके जो भाई थे अब उनकी भी शायद 11 या 13 साल की एज में डेथ हो गई थी। और इनकी जो बहन थी उनकी भी डेथ है वो तपेदिक से, उनको खपत की बीमारी जैसे वहाँ बोल देते हैं, तो उससे डेथ हुई थी। तो सबसे पहला इनका एक वर्क आया था एंशिएंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान 1882 के अंदर। इसके अंदर इन्होंने अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पोइम्स हम पढ़ते आ रहे हैं इनकी, जो कई स्कूलों के सिलेबस में लगी हुई है या हमारे लिटरेचर में भी 1-2 देखने को मिलती है, तो वो इसी के अंदर से हैं। एंशिएंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, और इसके अंदर ही ये इनकी इंपॉर्टेंट पोइम्स मिलेगी आपकी। जैसे आवर कैजुराना ट्री, तो इसके बारे में ये एक ओड है।
आवर कैजुराना ट्री जो है ये मोस्टली क्या है, इसके अंदर ज़्यादातर जो एलिमेंट्स मिलेंगे वो आपको ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स मिलेंगे, क्योंकि ऑटोबायोग्राफिकल पोइम इनकी मानी जाती है। और ये भी एंशिएंट बैलेड एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान के अंदर ही है, इसके अंदर ही मिलती है। और ये ओड के रूप में लिखी गई है और ये भी 1876 के अंदर लिखी गई थी। और इसके अंदर क्या है कि एक इनका पुराना जैसे ऑस्ट्रेलियन एक पेड़ होता है, ये कैजुरेना ट्री जो होता है, उसकी जो बचपन में इन्होंने कभी देखा होगा, उसके पास में ही कभी खेले होंगे। और ये एक पेड़ का नाम है, मोस्टली ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये पाया जाता है। तो उस पेड़ के बारे में इन्होंने लिखा है बहुत ज़्यादा, ये कैसे ये खेलते थे अपने भाई बहनों, अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ। तो उसका जिक्र इसके अंदर क्या है, इतना डीपली आपसे कोई भी नहीं पूछेगा, सिर्फ आपसे वर्क पूछे जाएंगे, ये वर्क किसका है। उसके बाद में सीता एक पोइम है, ये भी इसी लीजेंड्स ऑफ एंशिएंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान इसके अंदर ही है। ये भी सीता वही हमारी रामायणा की जो राम की पत्नी है सीता, उनके बारे में ही है। एक लेडी होती है, वो अपने 2-3 जो मतलब बच्चे होते हैं उनको स्टोरी सुना रही होती है सीता की। इस तरह से वो बच्चे धीरे धीरे वो स्टोरी सुनते सुनते वो फिर परेशान हो जाते हैं, कहते स्टोरी को आप बंद करो, फिर वो स्टोरी बंद कर देती। इस तरह की कहानी है, मेनली सीता के बारे में है। सीता मतलब कैरेक्टर है, ये पोइम है। उसके बाद में ये लोटस पोइम है, ये भी इसी से ली गई, एंशिएंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान 1882 के अंदर जो आया था उसी के अंदर है ये भी लोटस पोइम। इसमें क्या किया गया है कि लोटस का जो फ्लावर होता है, लोटस फ्लावर की इसके अंदर प्रेज की गई कि सबसे ज़्यादा अच्छा पेड़ होता है। और ये बेसिकली 14 लाइनों के अंदर लिखी गई है ये पोइम, लोटस है। और पेट्रार्कन सोनेट के रूप में इसको लिखा गया है, तो इसको सोनेट ही कहेंगे हम, क्योंकि 14 लाइन की है। और पेट्रार्कन इसलिए है कि इसको ऑक्टेव और सस्टेट, जैसे 8 लाइनें पहले लिख दी और 6 लाइनें बाद में लिख दी, तो इस तरीके से इसको लिखा गया है। उसके बाद में है लक्ष्मण पोइम। लक्ष्मण पोइम है, ये एक बैलेड है। इसमें जो राम का, श्री राम जी के जो भाई है रामायण के अंदर लक्ष्मण और सीता का जो मतलब वार्तालाप है उसका जिक्र इसके अंदर किया गया है। उसके बाद में एक सीफ ग्लीन, ये क्या है, एक वर्क है इनका, ये 1876 के अंदर आया था। और इसके अंदर क्या है 165 पोइम्स है। 165 में से काफ़ी सारी इन्होंने क्या की है मतलब ट्रांसलेट की है इनके द्वारा। और एक इनकी जो पोइम है अमोन पीर, ये इनकी खुद की पोइम है इसके अंदर, बाकी तो इसके अंदर ट्रांसलेट की हुई पोइम है। और 6-7 पोइम इसके अंदर ऐसी हैं जो इनकी जो बहन थी, बड़ी बहन थी जो अरु, उनके द्वारा ट्रांसलेट की गई है इसके अंदर। तो बेसिकली यही इनके बारे में मेन है। इनकी 3-4 पोइम ये मेन है, एवर कैजुरेना ट्री, सीता, लोटस और लक्ष्मण, ये 4-5 मेन है। और सबसे ज़्यादा मेन है एंशिएंट बैलेड एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। इसके अंदर कई बार ये पूछ लिया जाता है, बहुत ज़्यादा डीपली तो सेकंड ग्रेड में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कोई और भी लिटरेचर का अगर आपका एग्जाम है तो उसके अंदर ये पूछ लेते हैं कि ये कौन से वर्क के अंदर से लिया गया है। और ज़्यादा इसमें नहीं पूछा जाएगा, आपको सिर्फ मैचेज या मतलब यही पूछा जाएगा कि बंगाली राइटर थी या मतलब तोरू दत्त है वो पोइट थी, ट्रांसलेटर थी, क्या थी, तो ये सब पूछ सकते हैं। या फिर इनकी पोइम का नाम दे के पूछ सकते हैं ये किसकी पोइम में है। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इनका एक नावल था, शायद ये अधूरा ही रह गया था, और ये इसका नाम है बियांका और द स्पेनिश मेडन। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसके अंदर क्या है कि पहला ये नॉवल है इंग्लिश के अंदर जो किसी इंडियन वुमेन राइटर ने लिखा था। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। इसका ये है, सबटाइटल है द स्पेनिश मेडन, या इसको बियांका आप बोल सकते हैं। तो ये लिखा था इन्होंने, ये फर्स्ट नॉवल है इंग्लिश के अंदर जो किसी इंडियन वुमेन राइटर के द्वारा लिखा गया था। इन्होंने 2 नॉवल लिखे थे। एक नॉवल ये लिखा था इन्होंने फ्रेंच के अंदर, द जर्नल डे मेडेमोसले डी अरवर्स, ये फ्रेंच नॉवल है। लेकिन ये इसके अंदर भी इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये 1879 के अंदर लिखा था और बियांका 1876 के अंदर शायद लिखा था, इसका मुझे ईयर ध्यान नहीं है। ये क्या है, फर्स्ट फ्रेंच नॉवल है, ये भी किसी इंडियन राइटर, वुमेन राइटर के द्वारा लिखा, इंडियन राइटर के द्वारा लिखा गया ये फर्स्ट फ्रेंच नॉवल। मतलब इसमें किसी जेंट ने भी इनसे पहले नहीं लिखा था, इसलिए वुमेन राइटर हैं ये पहली, इंडियन राइटर कह लो या वुमेन राइटर आप कह लो कि फ्रेंच नॉवल लिखने वाली। तो इनके 2 ये आपको नॉवल अच्छे से याद रखने हैं और इनकी 3 या 4 पोइम ये याद रखनी है, और इनका एक ये वॉल्यूम है जिसके अंदर ये पोइम थी, एंशिएंट बैलेड एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान 1882। तो बस आपको इतना ही इसके बारे में याद रखना है, बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बंगाली ट्रांसलेटर थी और पोइट थी, और ये बीच में यूरोप भी चले गए थे, उन्होंने अपना धर्म भी चेंज कर लिया था। और उनके मम्मी पापा भी राइटिंग का काम करते थे, इनके दादा भी जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर काम करते थे, और इनके जो एक कज़न थे रमेश चंद्र दत्त, वो भी लेखक का काम करते थे। तो बस ये सब बातें थी, छोटी सी एक ये वीडियो है, इसके अंदर इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। सेकंड ग्रेड में अगर कुछ भी क्वेश्चन आया तो इससे बाहर नहीं जाएगा। बस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इनके बारे में बस यही है, और इनको ज़्यादातर
कंपेयर किससे करते हैं, जॉन कीट्स से कर लेते हैं, क्योंकि उनके जैसा ही इनका स्टाइल था लिखने का। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी कल हम दूसरे किसी इंडियन राइटर को लेकर के मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और कुछ भी आपको समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना।